उठ! छोड़ो! क्या हो रहा है? तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाना पड़ता है। माफ करो। बूढ़े व्यक्ति को मार रहा हूं। ले और ले, ये तेरा सबक है। बस कर। Uncle, I'm here to help. थैंक यू बेटा। Stay with me, you'll be fine. दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। बस स्टैंड, शहर का सबसे शोरगुल वाला इलाका, लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी ऐसा था जिसकी जिंदगी बिल्कुल खामोश थी। नाम था सुंदरलाल। उम्र करीब 50 साल। चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि जिंदगी के तमाचे साफ दिखते थे। सुबह आंख खुलते ही कंधे पर पुरानी सी गमछा डालता, टूटी हुई चप्पल पहनता और बस स्टैंड पहुंच जाता। वही उसका दफ्तर था, वही उसकी दुनिया। सुंदरलाल कोहली था। दिन भर यात्रियों का सामान उठाता, कभी किसी का ट्रंक, कभी किसी की गठरी, कभी किसी की पूरी जिंदगी। दिन में जो मिल जाता उसी से रात काट लेता। कई बार ऐसा भी होता कि दिन भर काम करने के बाद रात को खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं होता, लेकिन सुंदरलाल कभी शिकायत नहीं करता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। एक बेटी पूजा, उम्र करीब 20 साल, सादा चेहरा, आंखों में डर भी था और हिम्मत भी, और एक बेटा अमित, जो कई साल पहले पढ़ाई के नाम पर घर से बाहर चला गया था। सुंदरलाल को बस इतना पता था कि बेटा शहर से बाहर पढ़ रहा है। उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं मालूम था। सुंदरलाल की पत्नी बीमारी में चल बसी थी। तब से उसने मां भी बनकर देखा, बाप भी बनकर। बेटी को पढ़ाया, बेटे को बाहर भेजा, खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। समय बीतता गया। बेटा कभी कभी फोन करता, बस इतना ही कहता, बाबूजी ठीक हूं, पढ़ाई चल रही है। सुंदरलाल खुश हो जाता। उसे क्या पता था कि जिस बेटे को वह गरीब छात्र समझ रहा है, वही बेटा आज एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते। कंपनी का नाम था अरोरा ग्लोबल इंडस्ट्रीज। देश ही नहीं, विदेशों तक जिसका कारोबार फैल चुका था। लेकिन यह सच सुंदरलाल से अभी बहुत दूर था। वही बस स्टैंड, वही दिन। एक दिन दोपहर के समय बस स्टैंड पर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। कोट पैंट पहना हुआ एक अमीर घराने का लड़का उतरा। महंगे जूते, घमंड से भरी आंखें और जबान पर जहर। वह इधर उधर देखने लगा। कोई खोली मिलेगा क्या? उसने अकड़ते हुए पूछा। सुंदरलाल आगे बढ़ा। हाँ बाबू, मिलेगा, मैं हूं कोहली, बताइए। लड़के ने सामने रखे महंगे सामान की तरफ इशारा किया। ये सामान ले चलना है। सुंदरलाल ने बिना सवाल किए सामान उठाने की कोशिश की, लेकिन उम्र और भूख दोनों ने शरीर को कमजोर कर दिया था। कुछ ही कदम चला था कि अचानक उसका पैर फिसला। धड़ाम, सामान नीचे गिर गया। सुंदरलाल भी जमीन पर गिर पड़ा। अमीर लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अबे अंधे बुजुर्ग, देखकर नहीं चल सकता क्या? सुंदरलाल घबराकर उठा। माफ कर दो बाबू, गलती हो गई। लेकिन सामने वाला रुकने वाला नहीं था। साले बुढ़े, मेरा सामान खराब कर दिया, पैसे कौन देगा? तेरा बाप? फिर उसने गाली दी। एक नहीं, कई। तुम जैसे गंवारों को मैं रोज देखता हूं। पहले गिरते हो, फिर पैसे मांगने का नाटक करते हो। सुंदरलाल कांप रहा था। वह झुका और सामान उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमजोर हाथ साथ नहीं दे रहे थे। अचानक अमीर लड़के ने उसे धक्का दिया। अबे नाटक बंद कर। फिर एक थप्पड़, फिर दूसरा, फिर लात। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि सामने वाला अमीर था और सुंदरलाल सिर्फ एक गरीब कहुली। लड़का चिल्ला रहा था, पैसे दे, नहीं तो जान से मार दूंगा। सुंदरलाल का सिर फट गया, खून बहने लगा। वह वहीं गिर पड़ा। तभी एक आवाज आई, बस करो। भीड़ चीरते हुए एक लड़की आगे आई। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में हिम्मत। उसने सुंदरलाल को सहारा दिया। दादाजी, आपको बहुत चोट आई है। सुंदरलाल कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने आसपास देखा, फोन निकाला और उस अमीर लड़के की तस्वीर खींच ली। फिर एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। लड़की वहीं खड़ी रही। इलाज के बाद उसने सुंदरलाल के फोन से एक नंबर मिलाया। हेलो,
मैं पूजा बोल रही हूं। आपके पिताजी के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने पूरी घटना बता दी। फिर उस अमीर लड़के की फोटो व्हाट्सएप पर भेज दी। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर बस इतना कहा गया, मैं आ रहा हूं। लड़की ने एफआईआर भी करवाई, इलाज का पूरा खर्च दिया और सुंदरलाल को घर तक छोड़ आई। सुंदरलाल की आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। वह सोच रहा था, मैं गरीब हूं, इसलिए मेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत अब करवट लेने वाली है और अगला तूफान पूरे सिस्टम को हिला देने वाला है। सुबह का वक्त था, सूरज निकल चुका था, लेकिन सुंदरलाल के घर में अंधेरा ही अंधेरा था। घर कच्चा था, दीवारों में दरारें, छत से टपकता पानी और कोने में रखा एक टूटा हुआ चूल्हा। सुंदरलाल खाट पर बैठा था, सिर पर पट्टी बंधी थी, शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसका आत्मसम्मान टूट चुका था। उसकी बेटी पूजा हर रोज की तरह साइकिल निकाल रही थी, वही पुरानी साइकिल जिसकी घंटी भी कभी कभी ही बजती थी। पूजा कॉलेज जाती थी, गरीब थी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। सुंदरलाल ने आवाज दी, बिटिया आज मत जा, कल जो हुआ डर लग रहा है। पूजा ने मुस्कुराने की कोशिश की, बाबूजी, डर के आगे जिंदगी रुकती नहीं, और वह साइकिल चलाकर निकल गई। शाम ढल रही थी, आसमान में अंधेरा फैलने लगा था। पूजा लौट रही थी। अचानक चर्रर, साइकिल की चैन उतर गई। पूजा ने इधर उधर देखा, चारों तरफ सन्नाटा, सड़क सुनसान। तभी उसे सड़क किनारे 4 पुलिस वाले दिखाई दिए, वर्दी पहने हुए, लेकिन हालत शराबियों जैसी। सड़क किनारे ताश खेल रहे थे, पास में शराब की बोतलें पड़ी थीं। पूजा थोड़ी घबराई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, साहब मेरी साइकिल खराब हो गई है, थोड़ी मदद कर देंगे क्या? एक पुलिस वाले ने घूर कर देखा, तुमसे बाप का नौकर हूं क्या? दूसरा हंसा, अकेली हो, आज तो मजा आएगा। तीसरे ने बोतल उठाई, रात हमारे साथ बिताएगी तो साइकिल भी ठीक और घर भी छोड़ देंगे। पूजा का शरीर कांप गया, साहब मैं आपकी बेटी जैसी हूं, बस इतना कहना था। एक पुलिस वाला उठा, ज्यादा ड्रामा मत कर, और आगे बढ़ा। पूजा डर गई, वह साइकिल वहीं छोड़कर भागने लगी। पीछे से आवाजें आईं, भाग रही है, आज नहीं बचेगी। पूजा जान बचाकर गली गली दौड़ती हुई घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। घर के अंदर सुंदरलाल घबरा गया, क्या हुआ बिटिया? पूजा ने रोते रोते सब कुछ बता दिया, एक एक शब्द, एक एक गंदी बात। सुंदरलाल की आंखों में खून उतर आया। वह कांपती आवाज में बोला, हम एफआईआर करेंगे। अगले दिन थाना सुंदरलाल और पूजा थाने पहुंचे। थाना जहां इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन कुर्सी पर बैठा था वही दरोगा जो कल शराब पीकर ताश खेल रहा था। दरोगा ने पूजा को देखा और हंस दिया, अरे कल तो भाग गई थी। फिर चिल्लाया, आज नहीं बचेगी, दोनों को अंदर डालो। सुंदरलाल ने हाथ जोड़ दिए, साहब गलती आपकी है, आपके ही लोगों ने मेरी बेटी के साथ गंदी हरकत की, बस इतना कहना था। दरोगा भड़क गया, अबे बुढ़े, तू गरीब है, इसका मतलब यह नहीं कि किसी पर भी इल्जाम लगा देगा। भाग यहां से, नहीं तो डंडे से सीधा कर दूंगा। थाने से बेइज्जत होकर बाप बेटी बाहर आ गए। घर आकर सुंदरलाल ने अपनी पत्नी की फोटो देखी, आंखें भर आईं। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। तभी फोन घनघनाया। पूजा ने अपने बड़े भाई को फोन लगाया, भैया, बस इतना कहा, फिर फूट फूट कर रो पड़ी। फोन के दूसरी तरफ लंबी खामोशी थी। फिर एक भारी आवाज आई, किसने किसने ये सब किया? पूजा ने पूरा सच बता दिया, हर शब्द, हर डर। फोन कट गया। उधर एक आलीशान बंगला, एक बड़ा सा हॉल, कांच की दीवारें, बाहर बीएमडब्ल्यू की लाइन, अंदर खड़ा था एक नौजवान सूट बूट में, आंखों में आग। यही था अमित, सुंदरलाल का बेटा, औरोरा ग्लोबल इंडस्ट्रीज का मालिक। उसने तुरंत फोन मिलाया, मंत्री जी अभी बात करनी है। मंत्री की आवाज आई, सर इतनी रात, सब ठीक है? अमित ने एक एक बात बताई। मंत्री की आवाज बदल गई, आप परेशान मत होइए, मैं अभी डीएम को फोन करता हूं। रात 1 बजे डीएम के पास कॉल गया, सुबह 6 बजे थाने में मिलना है। सुबह 6 बजे थाना। अचानक सायरन, एक तरफ डीएम की गाड़ी, दूसरी तरफ मंत्री की गाड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री आ गया हो। और तभी
BMW की 4-5 गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकीं। पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। एक गाड़ी का दरवाजा खुला, अमित बाहर निकला, सीधा अंदर बढ़ा। दरोगा कुर्सी से खड़ा नहीं हो पा रहा था, कांप रहा था। अमित ने बस एक लाइन कही, जिस बुढ़े को तुमने गरीब समझा वही मेरा बाप है। थाना जहां रोज डर बिकता था, आज वहीं डर हर कुर्सी पर बैठा था। डीएम सामने खड़े थे, मंत्री जी सख्त चेहरे के साथ, और ठीक बीच में अमित, सूट में लेकिन आंखों में तूफान। दरोगा का गला सूख चुका था। चारों पुलिस वाले जो कल शराब पीकर ताश खेल रहे थे, आज दीवार से चिपके खड़े थे। डीएम ने कड़क आवाज में पूछा, कौन है एसएचओ यहां का? दरोगा ने कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। सर। डीएम ने फाइल खोली। कल रात आपकी ड्यूटी कहां थी? दरोगा चुप। मंत्री जी बोले, बोलिए। दरोगा ने झूठ बोलने की कोशिश की। सर, रूटीन पेट्रोलिंग। अमित ने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन ऑन की। ये देखिए सर। वीडियो चला। 4 पुलिस वाले, शराब, ताश और पूजा की डरती हुई आवाज। थाने में सन्नाटा। डीएम ने वीडियो बंद किया। अब कुछ कहना है? दरोगा की टांगें कांपने लगीं। सर, गलती हो गई। डीएम ने टेबल पर हाथ मारा। गलती नहीं, अपराध है ये। तभी दरवाजा खुला, सुंदरलाल अंदर आया। पुराने कपड़े, झुका हुआ शरीर, लेकिन आज आंखों में डर नहीं था। अमित ने अपने पिता को देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके बाप ने कितना सहा है। अमित आगे बढ़ा, धीरे से बोला, बाबूजी, बैठ जाइए। सुंदरलाल कांपते हाथों से कुर्सी पर बैठा। डीएम ने पूछा, यही है वो व्यक्ति जिनके साथ मारपीट हुई थी? अमित ने कहा, जी सर, और यही मेरे पिता हैं। पूरा थाना सन्न। डीएम का आदेश, चारों पुलिसकर्मी तुरंत सस्पेंड। एसएचओ को गिरफ्तार किया जाए। हथकड़ी की आवाज गूंजी। वही हाथ जो कल डर दिखा रहे थे, आज कांप रहे थे। दरोगा रोने लगा। सर, माफ कर दीजिए। अमित ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, माफी? जब मेरी बहन डर रही थी तब माफी कहां थी? अब दूसरा मामला। डीएम ने अगली फाइल खोली। बस स्टैंड पर एक कंवली के साथ मारपीट का मामला। अमीर लड़के की तस्वीर टेबल पर रखी गई। डीएम ने पूछा, ये कौन है? अमित बोला, ये वही लड़का है जो मेरी कंपनी में जूनियर मैनेजर था। पूरा थाना फिर सन्न। डीएम ने चौंक कर देखा। आपकी कंपनी? अमित ने गहरी सांस ली। हां सर, ऑरोरा ग्लोबल इंडस्ट्रीज। मंत्री जी भी कुछ पल चुप रहे। अमित का सच अमित आगे आया। सर, मैं उसी कंपनी में एक मामूली कर्मचारी था जिस कंपनी का आज मैं मालिक हूं। मेरे पिता ने मुझे बस इतना सिखाया था, ईमानदारी। लेकिन जब मेरे पिता को गरीब समझकर पीटा गया और मेरी बहन को नोचने की कोशिश हुई, अमित की आवाज भर्रा गई, तो आज ये लड़ाई मेरी नहीं, हर गरीब की है। आदेश जारी हुआ। अमीर लड़के की तुरंत गिरफ्तारी, कंपनी से बर्खास्तगी, गैर जमानती धाराएं। डीएम ने कहा, आज से इस थाने पर नया एसएचओ होगा। बाहर का दृश्य, थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। खबर फैल चुकी थी। कुल्ली का बेटा बड़ा आदमी निकला, लेकिन सुंदरलाल चुप खड़ा था। अमित उसके पास आया। बाबूजी, आप चलिए। सुंदरलाल बोला, बेटा, मैं आज भी वही कुल्ली हूं। अमित ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बाबूजी, आप मेरी ताकत हो। घर वापसी। BMW का दरवाजा खुला। पूजा अंदर बैठी, आंखों में आंसू। भैया, अमित ने कहा, अब कोई डराएगा नहीं। गाड़ी चली। सुंदरलाल ने खिड़की से बाहर देखा। वही सड़कें, वही बस स्टैंड, लेकिन आज वह छोटा महसूस नहीं कर रहा था। सुबह होते ही शहर की हवा बदल चुकी थी। अखबारों की हेडलाइन चिल्ला रही थी, कुली का बेटा निकला अरबपति। पुलिस की बर्बरता पर गिरी गाज। गरीब बाप की चीख बनी सरकार की चुनौती। टीवी चैनलों पर बस एक ही खबर थी। थाने के बाहर मीडिया की भीड़, कैमरे, माइक, चिल्लाते रिपोर्टर। अंदर डीएम का ऑफिस। सुंदरलाल कुर्सी पर बैठा था। उसे आज भी यकीन नहीं हो रहा था कि वही आदमी जिसे कल तक कोई सुनता नहीं था, आज सब सुनना चाहते हैं। डीएम ने नरम आवाज में कहा, आप चाहें तो प्रेस से बात कर सकते हैं। सुंदरलाल ने सिर झुका लिया। साहब, मुझे बोलना नहीं आता। अमित ने धीरे से कहा, बाबूजी, आज आपकी आवाज हजारों गरीबों की आवाज है। सुंदरलाल ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। कैमरे ऑन। मेरा नाम सुंदरलाल है। मैं बस स्टैंड पर कौली हूं। उसकी आवाज भर्रा गई।
मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, बस मेहनत की। लेकिन जब मेरी बेटी डरी और मुझे मारा गया, उसने आंखें बंद कर लीं, तब मुझे समझ आया, गरीब होना सबसे बड़ा जुर्म है। पूरे हॉल में सन्नाटा। उसी वक्त जेल में वही अमीर लड़का सलाखों के पीछे बैठा था, जिसके जूते कभी जमीन पर नहीं पड़ते थे, आज वही जमीन उसका बिस्तर थी। वह चिल्लाया, मुझे फोन दो। जेलर ने ठंडी आवाज में कहा, यहां कोई अमीर नहीं होता। लड़के की आंखों में डर उतर चुका था। दूसरी तरफ सस्पेंडेड पुलिस वाले चारों एक ही बैरक में, नजरें झुकी हुईं। एक बोला, एक लड़की की वजह से सब खत्म हो गया। दूसरा बोला, नहीं, एक बाप की वजह से। अब बड़ा फैसला। सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मंत्री जी बोले, यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, ये सिस्टम की बीमारी है। फैसले हुए। पूरे जिले में पुलिस जांच, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स, हर थाने में सीसीटीवी और सुंदरलाल को सुरक्षा। सुंदरलाल का घर शाम को बीएमडब्ल्यू फिर रुकी। पड़ोसी बाहर निकल आए। देखो, खुली का घर। सुंदरलाल उतरा, उसी मिट्टी पर। अमित ने कहा, बाबूजी चलो। सुंदरलाल बोला, नहीं बेटा, यही मेरा घर है। अमित चुप हो गया। अगले दिन बस स्टैंड सुंदरलाल फिर वहीं गमछा डालकर आया। लोग हैरान, अरे आप काम क्यों कर रहे हो? सुंदरलाल मुस्कुराया, काम मेरी पहचान है। अमित दूर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। अंत में पूजा कॉलेज जा रही थी, आज बिना डर। सुंदरलाल ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, आज तूने सुन लिया। कोर्ट परिसर। सुबह से ही भीड़ जमा थी। मीडिया, कैमरे, हर किसी की नजर एक ही नाम पर, सुंदरलाल। कोर्ट रूम के अंदर जज अपनी कुर्सी पर बैठे। सामने वही अमीर लड़का जिसके घमंड ने एक कोहल्ली को जमीन पर गिराया था। आज उसके चेहरे पर न घमंड था न अकड़। वकील ने दलील दी, माय लॉर्ड, ये केवल मारपीट नहीं, यह गरीब की इज्जत कुचलने का मामला है। वीडियो चलाया गया। गालियां, लातें, धमकियां। कोर्ट में खामोशी छा गई। जज का फैसला, अदालत ये मानती है कि अभियुक्त ने पद और पैसे का दुरुपयोग किया। अभियुक्त को कठोर कारावास और भारी जुर्माना सुनाया जाता है। जेल की सजा सुनते ही अमीर लड़के के घुटने कांप गए। बाहर मीडिया, सर आप क्या कहना चाहेंगे? माइक सुंदरलाल के सामने था। सुंदरलाल ने धीरे से कहा, मैं बदला नहीं चाहता था, मैं बस डर खत्म करना चाहता था। अब अमित का फैसला। शाम को औरोरा ग्लोबल इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीटिंग, सभी बड़े अधिकारी मौजूद। अमित खड़ा हुआ, आज से मेरी कंपनी में एक नया नियम होगा। जो मजदूर है वो छोटा नहीं, जो गरीब है वो कमजोर नहीं। और अगर किसी ने मेरे किसी कर्मचारी या किसी गरीब इंसान को नीचा दिखाया, उसकी आवाज सख्त हो गई, तो वह मेरी कंपनी में एक दिन भी नहीं रहेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक नई शुरुआत। अमित ने एक ट्रस्ट बनाया, सुंदरलाल श्रमिक कल्याण ट्रस्ट। खुलियों के बच्चों की पढ़ाई, गरीब बेटियों की सुरक्षा, मुफ्त कानूनी सहायता। सुंदरलाल को ट्रस्ट का पहला अध्यक्ष बनाया गया। सुंदरलाल घबरा गया, बेटा मैं पढ़ा लिखा नहीं। अमित ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी आप जिंदगी पढ़े हो। आखिरी दृश्य बस स्टैंड, वही जगह। सुंदरलाल खड़ा था, आज भी कंधे पर गमछा। एक यात्री बोला, आप खौली हो? सुंदरलाल ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं। दूर से पूजा आ रही थी, आंखों में सपने। अमित ने गाड़ी से उतरकर अपने बाप के पैर छुए। सुंदरलाल की आंखों से आंसू निकले। आज गरीबी नहीं, इज्जत जीती है। समय बहुत अजीब चीज है। कल तक जो आदमी बस स्टैंड पर लाइन में खड़ा रहता था, आज वही आदमी लोगों की दुआओं में खड़ा था। सुबह का सन्नाटा। सुंदरलाल आज जल्दी उठ गया। वह खिड़की के पास बैठा था। बाहर वही गली, वही बच्चे खेलते हुए, वही चाय की दुकान। लेकिन आज उसकी आंखों में थकान नहीं थी। पूजा अंदर से आई, बाबूजी चाय। सुंदरलाल ने चाय का कप लिया। हाथ आज भी कांपते थे। पूजा, अगर तेरे साथ उस दिन कुछ हो जाता। पूजा ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, अब वो दिन खत्म हो गए। औरोरा ग्लोबल इंडस्ट्रीज। एक नया दिन। आज कंपनी में कोई मीटिंग नहीं थी। आज एक कार्यक्रम था। बड़े हॉल में कुली, मजदूर, गार्ड, ड्राइवर सभी बैठे थे।
अमित मंच पर आया। उसने माइक नहीं पकड़ा, सीधे बोला, आज मैं सीईओ नहीं बोल रहा, आज मैं एक बेटे की तरह बोल रहा हूं। पूरा हॉल खामोश। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। तालियां नहीं बजीं, क्योंकि लोग सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे। सुंदरलाल को बुलाया गया। बाबूजी, आइए। सुंदरलाल धीरे धीरे मंच पर पहुंचा, हाथ में वही पुराना गमछा। अमित ने कहा, आज से ये गमछा मेरी कंपनी का सम्मान है। पूरा हॉल खड़ा हो गया। एक छोटा सा राज कार्यक्रम के बाद अमित अपने पिता को एक कमरे में ले गया। टेबल पर एक फाइल रखी थी। बाबूजी, मैंने ये कंपनी आपके नाम कर दी है। सुंदरलाल चौंक गया। पागल हो गया है क्या? अमित मुस्कुराया। नहीं, सच में समझदार हुआ हूं, क्योंकि जिस आदमी ने कभी किसी को नीचा नहीं समझा, वही सबसे बड़ा मालिक होता है। सुंदरलाल की आंखें भर आईं। बेटा, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए। अमित ने सिर झुका दिया। कुछ महीने बाद सुंदरलाल ट्रस्ट देश के कई शहरों में काम कर रहा था। कोलियों के बच्चे स्कूल जा रहे थे। गरीब बेटियां डर के बिना साइकिल चला रही थीं। एक दीवार पर लिखा था, यहां किसी की औकात उसकी मेहनत से तय होती है। आखिरी दृश्य बस स्टैंड। शाम का वक्त। सुंदरलाल एक बेंच पर बैठा था। अब वह काम नहीं करता था, लेकिन रोज आता था। एक नया कुली आया, डरा सहमा। बाबू, काम मिलेगा क्या? सुंदरलाल मुस्कुराया। मिलेगा, और इज्जत भी। दूर से पूजा और अमित उसे देख रहे थे। आसमान में सूरज डूब रहा था। सुंदरलाल ने आंखें बंद की। आज मैं गरीब नहीं हूं, आज मैं पूरा हूं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस जगह जहां कोई गरीब डर के साथ जीता है, वहां सुंदरलाल की कहानी जिंदा रहती है।